वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञान वापी मस्जिद पर तनाज़ा के केस की समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने फरीकों की दलाइल सुन लेने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज कर लिया है। इस केस की आगे की समाअत पर कल फैसला होगा। अदालत में सिर्फ 23 लोगों को दाखिले की इजाजत दी गई थी। 19 वकला और 4 अर्जी गुजार ही आज अदालत में हाजिर रहे। पुलिस ने अदालत और आसपास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर रखे थे। कोर्ट पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने ज्ञानवापी केस में मुदाखलत की दरख्वास्त दाखिल की। इन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पर बनाई जाने वाली मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह या मस्जिद नहीं करार दी जा सकती। याद रहे कि अश्विनी उपाध्याय ने ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। इनका कहना है कि मंदिर का मजहबी तशख्खुस तब्दील नहीं किया जा सकता। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद प्रार्थना स्थल। टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मास्क इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं, पूजा स्थल उसको कहते हैं जहां भगवान रखे जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका जलाभिषेक होता है, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान देते हैं, उनका भोग लगाते हैं, और फिर वहीं पे जो देवता है उन्हीं की पूजा की जाती है। उसको कहते हैं पूजा स्थल, मंदिर। जबकि मस्जिद में भगवान नहीं रहते, मस्जिद में खुदा नहीं रहते। मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, सिंपली इबादत का स्थान है। वो इबादत का स्थान कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर दूर भी हो सकता है, 500 मीटर दूर भी हो सकता है। और इसीलिए अरब देशों में सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पब्लिक ऑफिस बनाने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, उसके लिए भी मस्जिदों को शिफ्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एक दूसरी मस्जिद बना दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी आ चुका है इस्माइल फारूकी में, मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। नमाज कहीं पे भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। तो सिंपल एक वो मस्जिद जो होती है सिंपल एक स्थान है। तो जब पूजा हराम है इस्लाम में, पूजा स्थल यानी मंदिर हराम में है, मूर्ति पूजा हराम है, तो पूजा स्थल कानून फिर मस्जिद पे कैसे लागू हो सकता है? पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। जैन एक बार पूजा स्थल कानून के लिए अपने मंदिर की बात कर सकते हैं, बौद्ध पूजा स्थल कानून को अपने लिए मांग कर सकते हैं, सिख पूजा स्थल कानून को अपने लिए हक के लिए यूज कर सकते हैं, मुस्लिम पूजा स्थल कानून को यूज नहीं कर सकते। पूजा स्थल कानून पूजा स्थलों पे लागू होता है, प्रार्थना स्थल पे नहीं। और मस्जिद पूजा स्थल नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल है, और इसीलिए खाड़ी देशों में उसे जब जरूरत पड़ती है, जहां पर जरूरत पड़ती है, सड़क चौड़ा करने के लिए या कोई दूसरा काम करने के लिए, उसको तोड़ दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये बात ठीक लगी होगी। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खौफ बढ़ता जा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर बेल्जियम में सख्त इक़दाम किए गए हैं। मंकी पॉक्स के अलामात पाए जाने पर 21 दिनों का क्वारंटीन लाजमी कर दिया गया है। बेल्जियम मंकी पॉक्स से मुताल्लिक गाइडलाइन जारी करने वाला पहला मुल्क है। मंकी पॉक्स यूरोप में तेजी से फैल रहा है। बरतानिया में अभी तक मंकी पॉक्स के 20 मामले सामने आए हैं। चेचक के खानदान से ताल्लुक रखने वाला मंकी पॉक्स एक नया वायरल इन्फेक्शन है जो इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। पिछले हफ्ते बरतानिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा सभी ममालिक में इन्फेक्शन की खबर मौसूल हुई है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पहले केसेस की तस्दीक कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि हर साल तकरीबन 1 दर्जन अफ्रीकी ममालिक में हजारों की तादाद में मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन पाए जाते हैं।
हिंदुस्तान में भी मंकी पॉक्स से मुकाबले की तैयारी जारी है। मुंबई में बीएमसी ने रहनुमा खतूत जारी की है। एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक से आने वालों की जांच की जा रही। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में खुसूसी वार्ड बनाया गया। मुश्तबा मामलों के नमूनों की जांच पुणे में होगी। INSACOG ने हैदराबाद में ओमिक्रॉन की किस्म BA.5 की एक मामला मिलने की तस्दीक कर दी है। 80 साल फर्द में इस नई किस्म के अलामत पाए गए हैं। खास बात यह है कि मुतासिर शख्स ने किसी भी बैरूनी मुल्क का दौरा नहीं किया है और कोविड के टीके भी लगवा चुका है। INSACOG के मुताबिक मुतासिर शख्स वायरस के मामूलाती अलामत पाए गए हैं। टीम ने तमिलनाडु में भी BA.5 का एक केस पाए जाने की तस्दीक की है। टोक्यो में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंतहाई मसरूफ हैं। मुलाकातों का दौरा है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ मुख्तलिफ मंचों पर मीटिंग भी हो रही है। इसी सिलसिले में इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फोरम का इजलास भी हुआ, जिसे मजीद मौसर और फाल बनाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में फोरम को शमूलियाती और लचकदार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि रुकन मुल्कों के बीच बाहमी एतमाद होना चाहिए। इसके साथ वक्त की पाबंदी और शफाफियत भी फोरम को मौसर बनाने में अहमियत का हामिल होगा। भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में पीयूसी साल दोम की तारीख की किताबों के नजरसानी होगी। कर्नाटक रियासत में हुक्मरान बीजेपी हुकूमत ने फैसला लिया है। दाएं बाजू के कलमकार को जिम्मेदारी दी गई है और रोहित चक्र तीर्था टेक्स्ट बुक रिवीजन कमेटी के सदर बनाए गए हैं। समझा जाता है कि इससे कर्नाटक में फिर से तनाज़ा खड़ा होने के इम्कानात हैं और टीपू सुल्तान से मुतालिक मवाद में तब्दीली मुतवक्का है। जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर बिहार की सियासत गर्मा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस हवाले से बड़ा बयान दिया। इन्होंने जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर कुल जमाती मीटिंग बुलाने का इशारा दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि इस ताल्लुक से कुछ पार्टियों से बात होनी चाहिए, जबकि कुछ जमातों के जवाब का इंतजार है। नीतीश कुमार ने मजीद कहा कि सभी जमातों के ख्यालात जानने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। कुल जमाती मीटिंग के नताज पर तजवीज़ रियासती काबीना में पेश की जाएगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी बात मीटिंग में रखेगी। के साथ चर्चा हो रही है, तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। बीजेपी ने जात पर मबनी मरदमशुमारी से मुतालिक नीतीश कुमार की कुल जमाती मीटिंग में शिरकत का इशारा दिया। बीजेपी लीडर नितिन नवीन के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी अपनी राय पेश करेगी। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को गया होगा और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा, विषय होगा, रखा जाएगा।
बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी हर हाल में अक़लियतों के साथ है। अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। बेंगलुरु के करीब मुनक़िद अक़लियती कन्वेंशन में कांग्रेस के अहम लीडरों ने यह बात कही। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के तहत तुमकुर जिले का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य DK शिव कुमार ने कहा कि अक़लियतों और मुसलमानों को मौजूदा हालात से कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क पर मुसलमानों ने हुकूमत किया है, मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है, लिहाजा इस मुल्क के लिए अक़लियतों की कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि गौकशी पर पाबंदी, तब्दील मजहब पर पाबंदी के कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन मौजूदा हुकूमत आवाम को परेशान करने के लिए इस तरह के कानून ला रही है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲಗಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಆಳಿದಿರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು ಬರೀ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸನ. ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ, ನೀ ಯಾವನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ. के लिए देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम हरकतें ये लोग कर रहे हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और आने वाले दिनों में भी सेक्युलर रहेगा. इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके लिए पूरी तरीके से काम करते रहेगी. हमारे अध्यक्ष DK शिव कुमार साहब उदयपुर के चिंतन शिविर की बात कर रहे थे. मैं भी उदयपुर के चिंतन शिविर में 3 दिन था. वहां के डिस्कशन में, डेलिब्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया. हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तमाम सीनियर लीडर ये एक आवाज में बोले कि हम हिंदुस्तान को सेकुलर रख के रहेंगे और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कोई हम लोग दाग आने देंगे नहीं. उनको कोई जो है मतलब डराने धमकाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम उनके साथ में लगातार खड़े रहेंगे करके. आप लोग जहां कहां पर भी आपके ताल्लुक के अंदर ऐसे लोगों को मिलजुल कर बात करना होगा. मसाजिद को अपना मरकज बनाना होगा. मसाजिद के अंदर इन लोगों को बुलाकर बातचीत करना होगा और हमारे मसले और मसाइल आपके ताल्लुक के हद तक जो भी है उसको हल करने के लिए ये कोशिश आप लोगों को शुरू करने की जरूरत है. अब और एक नई पार्टी पैदा हो गई हमारी. पुराने हमारे जनता दल के हमारे कुमार स्वामी साहब अब इतने दिन हमारे बारे में बात भी नहीं करने तैयार रहते उन्होंने. अब तो सुबह उठे तो हमारे बारे में फिक्र, उनको दूसरी फिक्र इस नहीं. ये हालत है. इसके वास्ते जरा सोच समझकर अक्लमंदी के साथ आगे हमें लोगों को बढ़ना है. मैं इतना बोलते हुए आप लोग बहुत समझदार हैं. हमारे यहाँ के एक्स MLA शफी अहमद साहब भी आए थे, रफ़ीक अहमद और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे. और हर 10 ताल्लुक हैं टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के, हर ताल्लुक से भी यहाँ पे वो लोग यानी कि आज जो मुसलमानों के साथ, जो अक़लियतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए थे. और अभी जो सिद्धरामैया जी जो थे और DK शिव कुमार जी थे, उन्होंने वादा किया है हम लोग अक़लियतों के साथ में है, कोई तरह की किसी की तरह की नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे, हम आपके साथ में रहेंगे बल्कि वादा किया है. उर्दू के चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. उर्दू कौमी यकजहती की ज़बान है. कर्नाटक के बीदर के तालुका चड़गोपा में सदबोधनी एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य प्रभु शेट्टी ने इस बात को साबित करके दिखाया. उर्दू ज़बान से उल्फत के चलते प्रभु शेट्टी ने कन्नड़ा ज़बान के साथ साथ उर्दू तालीमी इदारा भी शुरू किया. उर्दू का जो पौधा
प्रभु शेट्टी ने लगाया था, अब वो फलदार दरख्त बन गया है। इस इदारे के 10वीं जमात के तलबा और तलबात ने बेहतरीन नंबरात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इदारे की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तलबात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इनाम याफ्ता तलबा और तलबात और असातिज़ा ने उर्दू स्कूल को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया। पीलीभीत के 70 साला अखलाक पिछले 26 बरस से आज़मीन हज को तरबियत दे रहे हैं। हज के अरकान, अदायगी, दुआओं के बारे में बताते हैं। पीलीभीत में गुज़िश्ता 26 साल से अखलाक खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तरबियत का काम अपने पैसे से करते हैं। इनका कहना है कि इससे इनको खुशी मिलती है। कहते हैं कि साहब हमें खाने पर ना बुलाएं, हम उसमें हमें शरीक कर लें, ये सवाब हमें भी। ये गवर्नमेंट की तरफ से था कि कोई संस्था की तरफ से? सिर्फ मेरी तरफ। कितने समय से आप ये सब कर रहे हैं? 26 साल से, ये 27वां साल। पूरे ज़िले के हाजियों को दावत देते हैं, मोबाइल से भी देते हैं और पहले पर्सनली भी कहते हैं और अखबार के में भी निकालते हैं। और उसके बाद सारे हाजियों को ट्रेनिंग कैसे, किस तरीके से एहराम बांधा जाएगा, किस तरीके से उम्रा किया जाता है, किस तरीके से तवाफ़ किया जाता है, किस तरीके से सही। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने आज दिल्ली में आज़मीन हज की मदद के लिए सऊदी अरब जाने वाले अफसरान, डॉक्टर्स, कोऑर्डिनेटर स्क्वाड के 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि टोक्यो में इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय से खिताब करें। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। भारत माता की, भारत माता की। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अनेक वर्षों से यहां बसे हुए हैं। जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से
एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम आउट ऑफ द इममेमोरियल ईस्ट लाइक ए लोटस ब्लॉसमिंग इन ईजी ग्रेस, all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए सांझे संकल्प का भी है।
जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और इस वक्त टोक्यो में जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे वो खिताब कर रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।